नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजीत कुमार तिवारी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इस समय पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपको चैप्टर 1 से 1 बाय 1 हमने पूरे क्वेश्चंस को, पूरी थ्योरी को 1 बाय 1 क्लियर किया है और ये आज का 78 लेक्चर है। लो हमने 77 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम पहले से। 77 लेक्चर आपको मिल गया होगा, आप रेगुलरली क्लास को वॉच कर रहे होंगे और आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। जो भी अगर आपको कहीं कोई कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं, हेड रिटेन जो आपके डेली बोर्ड पर होता है ये भी नोट्स आपको मिल रहा होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीजें नहीं मिल पा रही जो कि आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर हमें उम्मीद है कि मिल रहा होगा, अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने काउंसिल सदस्य से बात करिए, वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बात करने में क्या है, अगर आपको कोई कंटेंट ठीक है, आप घर बैठे कुछ आनंद ले रहे हैं, सारी चीजें आपको सब अपने हिसाब से मिल जा रही हैं, तो उसके साथ साथ आप उसको अगर थोड़ा सा चीजों को आप कंट्रोल अपने तरीके से करना चाहते हैं तो आप बात कर लीजिए कि सर ऐसा होना चाहिए, ये कंटेंट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो खैर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और अपने आप में थोड़ा सा आप रिजर्व रहिएगा। ऑनलाइन की थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं और पॉजिटिव तो है ही। पॉजिटिव, आप कहीं भी कैसे भी बस में ट्रेवल कर रहे हैं तब भी आप देख पा रहे हैं, आपकी एक हेक्टिक जर्नी है तो उसमें भी आप देख पा रहे हैं, किसी 50 मिनट के लेक्चर को आप 40 मिनट 35 मिनट में भी देख पा रहे हैं, स्पीड को बढ़ाकर। मतलब चीजें हैं कि आप आसानी से टू द पॉइंट अपने पर कंसंट्रेट होते हुए आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, जो कि जनरली किसी में नहीं होता। ऐसा नहीं है, बातें करने के लिए तो भाई हम ही है, तो जैसे हम ही अगर व्हाट्सएप स्टेटस देखे तो सबका देखें, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है ऑनलाइन में, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए खैर आप अच्छे कर रहे होंगे क्योंकि आप बहुत बेहतर स्टूडेंट्स है। तो अब हम सब लोग नेक्स्ट 78 लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें चैप्टर 10 आपका चल रहा था और आपको कॉलम एंड स्ट्रट की बेसिक डिफिनेशन हमने आपको करा दी थी। व्हाट इज कॉलम, व्हाट इज स्ट्रट, इसके बारे में हम सब लोग ने बेसिक बात कर ली थी। क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी, अगर उसको देखा जाए तो उसको भी समझ ही लेते हैं कि क्या क्या बातें हुई थी। ठीक है, थोड़ा चाय पानी आप भी पीते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहना बहुत जरूरी है। जिंदगी वैसे भी इंजीनियर्स की जिंदगी है, समझ ही पा रहे होंगे चीजें, वो भी सिविल और मैकेनिकल, जो कि फील्ड इंजीनियर है, प्लांट इंजीनियर है। चलिए, तो अब हम सब लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है सेशन। थोड़ी सी बातों को रिवाइज करते हैं। कोई भी कंप्रेसिव मेंबर, एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर, कोई भी एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर आपका इन जनरल सेंस स्ट्रट कहलाता है, और एक्सियल टेंसाइल मेंबर आपका टाइबर। एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर अगर वर्टिकल हो तो हम उसको कॉलम बोल देते हैं। वर्टिकल एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। ऐसे आपके रूफ ट्रस में जो होंगे उसमें आप स्ट्रट बोल दिए, कंप्रेसिव मेंबर है। टेंशन में है तो टाई बार बोल दिए। ऐसे अगर आप क्रेन्स में बात करें तो मेन जो प्रिंसिपल कंप्रेसिव मेंबर होगा उसको बूम बोलेंगे। ऐसे आपका एंड कंप्रेसिव मेंबर जो ब्रिज में होगा, ब्रिज में जो एंड कंप्रेसिव मेंबर होगा उसको हम लोग पोस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी सारी चीजें आपकी लगी हुई हैं। अब बात है कि फेल्यूर कैसे होगा, तो उसी बीच में एक नया टर्म आया, सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो क्या था आपका, इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। फिर हम सब लोग ने सिलेंडरनेस रेशियो जाना। सिलेंडरनेस रेशियो का रेंज जो था, सिलेंडरनेस रेशियो का रेंज आपका डिसाइड किया कि लॉन्ग कॉलम होगा कि शॉर्ट कॉलम होगा कि मीडियम कॉलम होगा। ठीक है, अब सिलेंडरनेस रेशियो अगर लेस देन 30 है, if the slenderness ratio is less than 30, then we will call as short column. तो for short column slenderness ratio is less than 30। 30 to 120 है तो मीडियम कॉलम्स है, और 120 से ज्यादा है तो लॉन्ग कॉलम्स है। स्लेंडरनेस रेशियो आपका हो गया। थोड़ा सा स्टिक नहीं रहना, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या हुई थी, अगली बात ये हुई थी कि
फेल्योर ऑफ कॉलम, तो कॉलम में फेल्योर क्रसिंग हो सकता है, बकलिंग हो सकता है। क्रसिंग क्या है कि कंप्रेसिव लोड से लेटरल डायमेंशंस एक्सटेंड करना एंड लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस शॉर्टेन होना, कम होना, ठीक है। बकलिंग क्या था कि आपका लेटरली डिफ्लेक्ट हो जाए, आपका सिस्टम ही लेटरली क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए। तो लेटरल डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड जो कहलाता था, वही आपका बकलिंग होता था। आप ऐसे भी अगर आप गांव में कुछ भी, तो कोई एक बड़ा सा रॉड लीजिए जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, जब पुश करेंगे या धनुष बनाना, बहुत बेहतरीन, अगर आपको धनुष बनाना है, ठीक है, जो आप धनुष बना रहे होते हैं, तो धनुष में आप बकल ही कराते हैं, एक्चुअली पुश करते हैं और वो बकल हो जाता है, ठीक है। तो धनुष आप देखे हुए होंगे, मैक्सिमम गांव के लोग हैं, तो सब लोग ग्रामीण परिवेश के लोग ही इंजॉय कर रहे होंगे, तो बो के बारे में जानते होंगे, ठीक है। बो आप सब लोग बनाए भी होंगे, शायद बचपन में खेले भी हो, जो भी हो। तो जब धनुष जो होता है, जो आप प्रेस करते तो बकल करता है, वो क्रश नहीं होता। और जो बाबा जी की लाठी जो होती है, जिस पर वो पूरा लोड एक्चुअली दे रहे होते हैं, वो नीचे छोटा होता जाता है, फैलता जाता है, तो वो आपका क्या है, क्रशिंग। शॉर्ट कॉलम क्रश होते हैं और लॉन्ग कॉलम बकल होते हैं, मीडियम कॉलम्स में कुछ भी हो सकता है। क्रश के बारे में कल हम सब लोग ने डिस्कस कर लिया कि क्रशिंग में क्या होगा, पी लोड लगाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, तो स्ट्रेस जो आया वो पी बाई ए हुआ, स्ट्रेस जो आया वो पी बाई ए, और पी बाई ए आपके अलाउबल स्ट्रेस से, अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस से कम या बराबर होना चाहिए। और अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस जो होगा वो अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी केवल ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर सेफ, कितने गुना आप क्या हैं, सेफ हैं, फ्रॉम थ्योरेटिकल वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू। थ्योरेटिकल जो आपकी स्ट्रेंथ, थ्योरेटिकली किसी की स्ट्रेंथ मान लीजिए आपका 100 मेगा पास्कल है, पर एक्चुअल आप करें नहीं, हम 25 से ज्यादा न लोड करेंगे, मतलब आप 4 गुना सेफ बता रहे हैं अपने आप को। उसके कई कारण हो सकते हैं, सेफ लेने से कई कारण हो सकते हैं। इससे ये भी लोग कहेंगे कि आपने तो अपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज ही नहीं किया, यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड योर 100% कैपेसिटी, ये क्लेम आ जाएगा। तो हमने कहेंगे नहीं, कई कारण है, क्लेम कम बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल तो नहीं होंगे कभी। जो कहेंगे वो हमारा विश्वसनीयता तो बनेगी, रिलायबिलिटी तो बनेगी, और रिलायबिलिटी अगर है तो आगे हम बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। जैसे हमारा आपका संबंध एक क्या है, भरोसे का ही है। आपको भरोसा है कि सर अच्छा पढ़ाएंगे, आपको भरोसा है सर कंप्लीट पढ़ाएंगे, आपको भरोसा है सर टाइम टाइम बाउंडेड सारी चीजें कराएंगे। उसी भरोसे पे हम और आप चल रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम 100% रिलेबिलिटी अभी प्राप्त कर पा रहे हैं, कई प्रॉब्लम्स आई, एक लंबा दौर दौर रहा, मतलब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 6-6 महीने पढ़ रहे हैं, क्या इस बेवकूफ बनाने वाली बात है। लेकिन चलिए, सिस्टम ही ऐसा है, हम भी एक सिस्टम के पार्ट हैं, हम भी मानते हैं कि हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है जितना कि यहाँ की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम 100% दे सकें। आप भी एफर्ट करिए, आप रेगुलर नोट्स बनाते रहे, 3-4 क्लासेस आपको अभी समय मिल रही होंगी, तो ऐसा नहीं कि आपके पास समय बहुत है, आप रेगुलर पढ़ें तो आपके पास समय कम पड़ेगा, ठीक है। सारी चीजें आपके सामने हैं, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर, वहां से आप क्या है कि मैक्सिमम कितना लोड लगा सकते हैं, तो भाई इंड्यूस स्ट्रेस अलाउबल स्ट्रेस से क्या होना चाहिए, कम या बराबर होना चाहिए। पर पी बाई ए जो आपका आया वो सिग्मा परमिसिबल से कम या बराबर होना चाहिए। उस सिचुएशन में आपने कहा कि मैक्सिमम पी कितना लगा सकते हैं विदाउट क्रशिंग फेल्योर, विदाउट क्रशिंग फेल्योर मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड क्या होगा, तो आपने कहा सिग्मा अलाउबल इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी सर्कुलर में भी रेक्टेंगुलर, इफ द कॉलम इज सर्कुलर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी पाई बाय 4d स्क्वायर। if the column is rectangular the cross sectional area will be क्या होगा, b into h, and if the cross section is square, if the cross section is square then cross sectional area equal to a square, okay।
अब नेक्स्ट आपका फेल्योर है फेल्योर ऑफ लॉन्ग कॉलम्स, फेल्योर ऑफ लॉन्ग कॉलम। तो अभी शॉर्ट और लॉन्ग को हम समझ पा रहे हैं, मीडियम में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो मीडियम की थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। अब लॉन्ग कॉलम की फेल्योर की एनालिसिस किसने किया? आइलर ने किया। लॉन्ग कॉलम में चांसेस किसके ज्यादा है? बकलिंग की। तो जो लॉन्ग कॉलम में हम आपको बताने वाले हैं वो चाहे बकलिंग का आप फेल्योर मानिए, चाहे आइलर फेल्योर मानिए, चाहे क्रिटिकल फेल्योर मानिए, चाहे क्रिपलिंग फेल्योर मानिए, चारों एक है। बकलिंग, आइलर फेल्योर, क्रिटिकल फेल्योर, क्रिपलिंग फेल्योर, चारों क्या है? एक ही है। ऑल आर सेम और डिफरेंट डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है, इसलिए आप सारी चीज जान लें। तो फेल्योर ऑफ लॉन्ग कॉलम इज मेनली ड्यू टू बकलिंग लोड। इज मेनली ड्यू टू क्या होगा? बकलिंग, ड्यू टू बकलिंग। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इट्स मेनली ड्यू टू बकलिंग, और इसी का नाम क्या है? क्रिपलिंग लोड या फिर आइलर लोड। इसी क्या बोलेंगे? आइलर लोड, या इसी का एक नाम और है क्रिटिकल लोड। क्रिटिकल लोड, ठीक है, क्लियर? तो फेल्योर ऑफ लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम का फेल्योर किसकी वजह से होगा? बकलिंग लोड की वजह से होगा, या क्रिपलिंग लोड की वजह से होगा, या फिर क्रिटिकल लोड की वजह से होगा। और आइलर का फार्मूला क्या है? इसको भी ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। आइलर्स फार्मूला, आइलर्स फार्मूला, आइलर्स फार्मूला जो क्रिटिकल लोड का है वो पाई स्क्वायर पी क्रिटिकल इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई, नहीं आई मिनिमम, आई मिनिमम अपॉन इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर। ठीक है, तो क्रिटिकल लोड, क्रिटिकल लोड इक्वल टू, क्रिटिकल लोड जो आपका होगा वो क्या होगा? तो क्रिटिकल लोड इक्वल टू, आप ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल लोड इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर। पाई तो पाई है, पाई क्या है? पाई है। फिर से याद कर लीजिए, इसको आपको ध्यान रखने की बात है। क्रिटिकल लोड फॉर बकलिंग, क्रिटिकल लोड फॉर बकलिंग या क्रिपलिंग लोड या फिर आइलर लोड या बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड फॉर बकलिंग इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर, अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट टर्म है, ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज ई? इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी उसको हम सब लोग पढ़ लेंगे। तो क्रिटिकल लोड जो आया वो क्या आया? पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड and this is given by Euler. This is given by Euler. So this is also called Euler formula. This is also called Euler's formula. In Euler's formula, PCR. What is PCR? PCR is the maximum compressive load. This is the maximum compressive load. Maximum compressive load that can be applied. That can be applied without buckling failure, without buckling failure. ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट बकलिंग फेल्यूर। तो ये वह मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड है जो किसी कॉलम पर अप्लाई किया जा सकता है बिना किसी बकलिंग फेल्यूर के। या इसको दूसरा, maximum compressive load that a column can resist, that a column can resist या withstand without buckling failure। तो ये वह मैक्सिमम लोड है जो एक कॉलम रेजिस्ट कर सकता है बिना किसी बकलिंग फेल्यूर के। बात समझ में आ रही? तो अब हम सब लोग और आगे बढ़ते हैं। पाई स्क्वायर पाई है, ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आई क्या है? जैसे मान लीजिए एक ऐसे रेक्टेंगुलर सेक्शन है और ये कॉलम है,
ये आपका क्या है, कॉलम है, ये आपका क्या है, कॉलम है। यहां पर आप लोड क्या लगाए, पी, दिस इज द लोड पी। अब लोड पी में आपके पास दो तरीके, एक इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एक इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये 1 है और ये 2 है। आप यहां पर I1 निकालेंगे और I2 निकालेंगे, I1 एंड I2 दोनों निकालेंगे। 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और 2 के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अगर हम इसको B मान ले, ये डायमेंशन क्या है, B है और ये डायमेंशन H है, तो यहां पे I1 जो होगा, I1 जो होगा वो क्या होगा, HB क्यूब बाई 12 और I2 जो होगा वो क्या होगा, वो होगा BH क्यूब बाई 12। ये दोनों निकालेंगे हम। अब दोनों जब निकालेंगे, हम एक बार I1 रखें तो क्या क्रिटिकल लोड अलग आएगा, बिल्कुल अलग आएगा, क्योंकि I1 अलग है। क्या क्रिटिकल लोड I1 से अलग आएगा, I2 से अलग, बिल्कुल अलग आएगा। दोनों से क्रिटिकल लोड अलग अलग आएगा, I1 से भी अलग आएगा और I2 से भी अलग आएगा। अब दोनों में किसी से ज्यादा आएगा, किसी से कम आएगा, किससे ज्यादा किससे कम। जैसे I1 I2 में जो मिनिमम होगा उससे कम आएगा और जो मैक्सिमम होगा उससे ज्यादा आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन ज्यादा सही है। जैसे ये वह लोड है जो कोई कॉलम बिना किसी बकलिंग फेल्यूर के बियर कर सकता है, बिना किसी क्या बकलिंग फेल्यूर के क्या कर सकता है, वियर कर सकता है। बात समझ में आ रही? तो यहां पर ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि गुरुजी I1 I2 में हम कौन सा लें। तो देखिए दोनों में से आप किसी को लोगे, सबसे आंसर अलग अलग बात होगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम मैक्सिमम ले कि मिनिमम, मैक्सिमम ले कि मिनिमम। तो ध्यान से सुनिएगा जो बात बोल रहे हैं। मैक्सिमम अगर लिए तो आप ये कहोगे इस सेक्शन के अबाउट बैकलिंग नहीं होगा, दूसरे के अबाउट हो सकता है। मिनिमम अगर लिए तो मिनिमम किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम का हम तो सेफ है और वो तो हमसे ज्यादा सेफ है। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम अगर आप लेते हैं तो ये नहीं कि मिनिमम गलत लेते हैं, कम बताना गलत है, नहीं। आप केवल ये भरोसा दिला चाहते किसी इस लोड पर किसी भी एक्सिस के और बकलिंग नहीं होगा। तो हमें वही लोड बताना है, वही मैक्सिमम लोड बताना है जो कोई कॉलम बिना कोई भी फेल्यूर ना हो और उसको वियर कर सके। तो आप इनमें से हमेशा मिनिमम वाला लेंगे, मिनिमम वाला, ध्यान रखिएगा। जब मिनिमम लेंगे तब जो लोड आएगा वो एक ऐसा लोड होगा जो कोई कॉलम बिना किसी बकलिंग फेल्यूर, किसी भी एक्सिस के और बकल नहीं होगा और वियर कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपान एल इफेक्टिव स्क्वायर। क्लियर? एल इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लेंथ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग एंड कंडीशंस पर इफेक्टिव लेंथ अलग अलग होता है। अलग अलग एंड कंडीशन पर इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। ये थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान रखिएगा। तो अब हम सब लोग ये बात करने वाले। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई पूछे कि बकलिंग लोड क्या है तो आप सीधे बता दोगे बकलिंग लोड ई के प्रोपोर्शनल है, बकलिंग लोड आई मिनिमम के प्रोपोर्शनल है, बकलिंग लोड इफेक्टिव लेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप लार्जर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मटेरियल यूज करते हैं तो बकलिंग लोड क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, बकलिंग लोड ज्यादा होना अच्छी बात है, इसका मतलब ये देखिए कोई लोड नहीं है, ये बता रहा है इतना लोड हम बिना बकल हुए कैरी कर सकते हैं। लोड कितना लगाओगे वो आपकी मर्जी, लेकिन इतना अगर आप इससे कम लगाओ तो निश्चिंत रहो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो कि कभी भी बकल नहीं होगा। हम आपको इंश्योर कर रहे हैं, हम अपने बकल होने के समय में कंप्रेसिव लोड कैरी करने की क्षमता बता रहे हैं। बात समझ में आ रही ना, क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। तो यहां से बात करिए तो क्रिटिकल लोड, क्रिटिकल लोड, क्रिटिकल लोड आपका आया क्या, आया पाई स्क्वायर
ई आई मिनिमम अपान एल इफेक्टिव स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं। इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाए तो क्रिटिकल लोड कम होगा, और क्रिटिकल लोड कम होगा तो फेल होने के चांसेस, बकलिंग फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये ध्यान रखिए, अगर इफेक्टिव लेंथ आपका कम हो जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि क्रिटिकल लोड आपका बढ़ जाएगा और फिर फेल होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहां से हम इसी को लिख सकते हैं, क्रिटिकल लोड इक्वल टू पाई स्क्वायर ई, आई मिनिमम को हम क्या ए के स्क्वायर और ए के स्क्वायर मिनिमम लिख सकते हैं। अब ये क्या है, तो आप ध्यान रखिए, आई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन स्क्वायर। अब जब आई मिनिमम लिखोगे तो एरिया तो कोई बात नहीं, पर रेडियस ऑफ जायरेशन भी आपको क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। तो देन आई मिनिमम इक्वल टू ए के मिनिमम स्क्वायर। तो यहां से आपका क्रिटिकल लोड इक्वल टू आएगा पाई स्क्वायर ई ए, पाई स्क्वायर क्या आएगा आपका, पाई स्क्वायर ई ए अपान एल इफेक्टिव अपान के मिनिमम का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब यहां से फिर आपकी एक और बात आएगी, पी क्रिटिकल इक्वल टू पाई स्क्वायर ई ए और एल इफेक्टिव अपान के नहीं, एल इफेक्टिव अपान के मिनिमम, ये जो आपका होगा वो लैम्डा स्क्वायर होगा। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज स्लेंडरनेस रेशियो, लैम्डा इज स्लेंडरनेस रेशियो। क्लियर हुआ ना बात। अब हम तो लोग ध्यान से देखिएगा, क्रिटिकल लोड इक्वल टू पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर, एंड लैम्डा व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज स्लेंडरनेस रेशियो। इफ द स्लेंडरनेस रेशियो इज लेस, वेरी लो, slenderness ratio is low for short column. If slenderness ratio is low, very low, then critical load will be high. अगर स्लेंडरनेस रेशियो बहुत कम है तो क्रिटिकल लोड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और क्रिटिकल लोड बहुत ज्यादा मतलब बकल होने के लिए ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा, उससे पहले क्रश हो जाएगा। देखिए दोनों में जो कम होगा वही होगा, क्रशिंग लोड कम है तो क्रशिंग होगा, अगर बकलिंग लोड कम है तो बकलिंग होगा। बात समझ में आ रही। तो शॉर्ट स्मॉल, अगर हम इस फॉर्मूले देखें तो स्मॉल शॉर्ट कॉलम्स के लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए लैम्डा कम होगा, लैम्डा अगर कम होगा तो क्रिटिकल लोड बहुत ज्यादा होगा और क्रशिंग लोड आपका कम होगा, तो क्रशिंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पर अगर लैम्डा ज्यादा है तो ये लोड कम होगा, क्रिटिकल लोड कम होगा। मतलब आप तो एक्सीएल लगा रहे थे, अब एक्सीएल में अगर वो क्रशिंग का लिमिट पहुंच गया तो क्रश हो जाएगा, अगर बकल का लिमिट पहुंच गया तो बकल हो जाएगा। अब दोनों में होगा कौन, जो ज्यादा होगा वो नहीं होगा, जो कम होगा वही पहले आ जाएगा, वही हो जाएगा फेल्यूर। भाई जैसे कोई एक कह रहा है कि 10 कदम चलोगे फेल, कोई कह रहा है 20 कदम चलोगे तब फेल। तो जब आप चलना शुरू करेंगे, जब आप लोड अप्लाई करना शुरू करेंगे तो पहले कम वाला ही तो पहले आपको मिलेगा, वही होगा जो कम होगा। और ये श्योर है कि शॉर्ट कॉलम्स के लिए ये ज्यादा आएगा और वो कम आएगा। तो ये सारी बातें समझ में। अगर कोई आपसे बकलिंग स्ट्रेस पूछ ले, जैसे बकलिंग लोड जो आया, बकलिंग लोड आपका आया पाई स्क्वायर ई ए अपान लैम्डा स्क्वायर। अगर आपसे कोई बकलिंग स्ट्रेस पूछे या क्रिटिकल स्ट्रेस पूछे तो क्रिटिकल लोड अपान एरिया, और ये आपका आएगा पाई स्क्वायर ई अपान लैम्डा स्क्वायर। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, कभी कभी आपका बकलिंग स्ट्रेस भी पूछा गया तो बकलिंग स्ट्रेस जो होगा पाई स्क्वायर ई अपान लैम्डा स्क्वायर होगा। ओके, सब कुछ क्लियर है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमें लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब इसी में आते हैं, failure of long column is mainly due to buckling load, and buckling load is also known as crippling load, critical load or Euler load. Next, PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम को अंडरलाइन करिएगा,
एंड एल इफेक्टिव के बारे में अभी बात करने वाले। पीसीआर इज द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड दैट दैट कॉलम लोड, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड या फिर लोड दैट अ कॉलम कैन विदस्टैंड, विदस्टैंड मतलब सहन करना, that a column can withstand without undergoing buckling of either centroidal, किसी भी, either मतलब किसी भी, अगर आप मिनिमम ले लिए तो मिनिमम वाला किसी भी एक्सिस के अबाउट फेल्यूर नहीं होगा। और आई मिनिमम क्या है, मिनिमम ऑफ आई एक्स एक्स या फिर आई वाई वाई, और एल क्या है, एक्चुअल नहीं, एल एक्चुअल लेंथ है, एल इफेक्टिव जो है ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। एल जो आपका एक्चुअल लेंथ है ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। अभी यहां तक हो गया, अभी आ गया L is the effective length and E is the Young's modulus या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो P इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, P इज प्रोपोर्शनल टू E, ये आपको क्लियर हो रहा हो। P आइलर इज प्रोपोर्शनल टू I मिनिमम। अब इसमें आई एक्स एक्स आई वाई वाई में अब आप जो भी मिनिमम होगा वही लेंगे, क्योंकि वो आपका सेफ है, वो आपका क्या है, सेफ है। आगे एंड कंडीशंस आपकी क्या हो सकती है, बोथ एंड हिंज हो सकता है, दोनों एंड क्या हो, हिंज हो, बोथ एंड फिक्स हो, वन फिक्स अदर एंड फ्री हो, अदर एंड क्या हो, फ्री हो, वन फिक्स अदर आपका, सॉरी वन फिक्स अदर एंड आपका फ्री नहीं, वन फिक्स वन हिंज, दोनों हिंज, दोनों हिंज, दोनों फिक्स वन हिंज और वन फिक्स और वन फ्री। अब आप देख लीजिए, अब आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, बोथ एंड आपका हिंज है, अगर अगर आपका बोथ एंड हिंज है तो इसमें बकलिंग लेंथ जो होगा, जो एक्चुअल इफेक्टिव लेंथ जो होगा, इफेक्टिव लेंथ इस केस में बोथ अगर आपका क्या है, बोथ अगर आपका, बोथ अगर आपका हिंज है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बोथ एंड हिंज, बोथ एंड हिंज के केस में एल इक्वल टू एल इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो क्या होता है, एल के बराबर होता है। और जब बोथ एंड फिक्स होता है तब यहां से ये पॉइंट एक दूसरे के लाइन में, और ये आपका एल इफेक्टिव जो होता है वो एल बाई 2 होता है या 0.5 होता है। इफेक्टिव लेंथ कब के केस में है, जब बोथ एंड आपका क्या हो, बोथ एंड फिक्स हो, बोथ एंड हिंज इफेक्टिव लेंथ आपका एक्चुअल लेंथ के बराबर, बोथ एंड फिक्स उस केस में इफेक्टिव लेंथ जो है वो आपका क्या होगा, हाफ ऑफ द एक्चुअल लेंथ। अगला भी देख लीजिए, वन हिंज एंड अदर फिक्स, अगर एक हिंज और एक फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ जो आता है वो एल बाई रूट 2 आता है, एल बाई रूट 2, इसी को 0.7 एल लिखा हुआ है, 707 होता है एल, एल बाई रूट 2 का मान निकालेंगे तो यही आएगा। और अगर एक फिक्स, ये देखिए डॉटेड बनाया गया है, इतना ही कॉलम है, इतना ही कॉलम, तो अगर आपका वन एंड फिक्स हो, वन एंड क्या हो, फिक्स हो, अदर एंड फ्री हो, तो इफेक्टिव लेंथ उस केस में एल इफेक्टिव इक्वल टू क्या आता है, 2L आता है, वन फिक्स एंड अदर फ्री। If one fixed and other is free, then effective length equal to twice of length. Clear? ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ डिफरेंट कंडीशन। अब एक बात हम आपको सिंपली बता दे रहे हैं, जो इफेक्टिव लेंथ होता है, इफेक्टिव लेंथ जो होता है सिंपल सा, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एल, कोई एक कोफिशिएंट टाइम्स ऑफ एल होता है, इफेक्टिव लेंथ आपका के टाइम्स ऑफ एल होता है, सिंपल सा। के इक्वल टू 1 जब होगा, जब आपका क्या होगा, बोथ एंड हिंज होगा। अगर आपका बोथ एंड हिंज्ड है, दोनों एंड हिंज्ड है, तो के का मान 1 होगा। के इक्वल टू 2 होता है जब 1 आपका फिक्स हो और 1 क्या हो, फ्री हो, और के का मान
1/√2 होता है जब क्या हो, 1 फिक्स्ड हो और 1 हिंज हो, और k का मान 1/2 होता है जब आपका क्या हो, बोथ एंड क्या हो, फिक्स्ड हो। जब बोथ एंड आपका क्या हो, फिक्स्ड हो। इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, बहुत बेहतरीन तरीके का कॉन्सेप्ट है ये, आपके बहुत काम आने वाला है। तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू k टाइम्स ऑफ l, k टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ। इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ, ये आपका सिंपल सा है। और k टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ में व्हाट इज k? k इज द कोएफिशिएंट दैट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स इज इफेक्टिव लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ। तो k टाइम्स ऑफ, और k इक्वल टू 1 जब बोथ एंड आपका क्या हो, हिंज हो। k इक्वल टू हाफ जब आपका बोथ एंड क्या हो, फिक्स्ड हो। k इक्वल टू 1/√2 जब 1 फिक्स 1 हिंज हो, और k इक्वल टू 2 जब आपका क्या हो, 1 फिक्स 1 फ्री हो। बात समझ में? अब इसी में अगर हम आपसे इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात करें, इफेक्टिव लेंथ, अब इफेक्टिव लेंथ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है। इफेक्टिव लेंथ का आपसे क्या पूछ सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान दीजिए, इफेक्टिव लेंथ सबसे कम कब, इफेक्टिव लेंथ सबसे कम कब होगा? तो कई चीजें हैं, हम इस सब लोग पे बात कर लेते हैं। इफेक्टिव लेंथ चार के चारों केसेस में हम आपको सीक्वेंस बता दे रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जब आपका क्या हो, 1 फिक्स्ड और 1 क्या हो, फ्री हो। क्यों भैया? इस केस में 2 टाइम्स ऑफ एल आता है, इस केस में क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ एल। अब उसके बाद अगर देखें तो एक बार 0.5, एक बार 0.7 और एक बार एल। तो इसमें आपका बोथ एंड हिंज हो, बोथ एंड क्या हो, हिंज हो। अगर आपका बोथ एंड हिंज्ड है तो बोथ एंड हिंज में एल आता है। ऐसे अगर आप बात करें तो सबसे कम कब आता है, जब बोथ एंड आपका फिक्स्ड हो। जब बोथ एंड आपका फिक्स्ड हो, इस केस में 0.5 एल आता है, l/2 आता है। और यहां पर क्या है, 1 फिक्स्ड हो, 1 फिक्स्ड हो और 1 क्या हो, हिंज हो। तो एक फिक्स एक हिंज, उस केस में आता है 0.707 एल, दैट इज l/√2। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, इफेक्टिव लेंथ ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है? तो अगर आपको याद हो तो क्रिटिकल लोड जो था, अच्छा इसी में सिलेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ अपन के मिनिमम होता है, तो यही आपका सिलेंडरनेस रेशियो का भी होगा, यही आपका सिलेंडरनेस रेशियो भी होगा, यही सेम ऑर्डर फॉर सिलेंडरनेस रेशियो, सेम ऑर्डर, क्योंकि के तो सेम है, के तो आपका क्या है, एरिया पर डिपेंड करेगा, तो सेम ऑर्डर फॉर सिलेंडरनेस रेशियो। लेकिन ये आप ध्यान से समझिए कि अगर सिलेंडरनेस रेशियो आपका ज्यादा है या कम है, फिर से समझिए, इफेक्टिव लेंथ अगर कम है, इफेक्ट सेम ऑर्डर फॉर सिलेंडरनेस रेशियो हो गया, इफेक्टिव लेंथ अगर कम है तो बकलिंग लोड ज्यादा होगा। बकलिंग लोड क्या होगा, ज्यादा होगा, बकल होने के चांसेस कम होंगे। इफेक्टिव लेंथ अगर आपका कम है तो बकलिंग लोड ज्यादा होगा। बकलिंग लोड मतलब वो ज्यादा लोड कैरी कर सकता है विदाउट बकलिंग फेल्योर, और बकल होने के चांसेस कम होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम बकलिंग लोड की बात करें तो सबसे ज्यादा इसको फेल होने के चांस इसका ज्यादा है, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ इसका ज्यादा है, इसकी बकलिंग लोड कम आएगी, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी सबसे कम होगी। और सबसे बेहतरीन कॉलम क्या होगा कि जो बोथ एंड आपका फिक्स है। अगर बोथ एंड फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ सबसे कम है और उसका आपका
क्रिटिकल लोड ज्यादा होगा, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी विदाउट बकलिंग फेल्यूर ज्यादा होगा। तो इफेक्टिव लेंथ कम होना बेहतर बात है, क्योंकि उससे लोड कैरी करने की क्षमता ज्यादा आती है। बात समझ में आ रही? तो लोड कैरिंग कैपेसिटी अलग होगा। तो खैर चलिए, और भी हम सब लोग बातें कर ले। तो इफेक्टिव लेंथ आपको, हमें लगता है कि रिवाइज करना ये वाला पेज ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला, इफेक्टिव लेंथ का हमने ऑर्डर भी बता दिया। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई कहीं भी समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। अब इसी में कंक्लूजन क्या क्या आ रहा है, कंक्लूजन हम सब लोग खुद भी निकाल चुके हैं। कंक्लूजन क्या है कि अगर आपका बोथ फिक्स है तो उसका क्रिटिकल लोड सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसका एल सबसे कम होगा। अगर बोथ फिक्स है तो क्रिटिकल लोड सबसे ज्यादा, फिक्स एंड हिंज है तो थोड़ा उससे कम। क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो L का मान बोथ फिक्स में L/2 आता है, इस केस में L/√2 आता है, और इस केस में फिर आपका L आता है। बोथ हिंज में क्या आता है? L। और आपका फिक्स और फ्री हो, फिक्स्ड और क्या हो? फ्री हो, तो 2L आता है। तो सबसे ज्यादा लेंथ, सबसे कम क्रिटिकल लोड। तो क्रिटिकल लोड का यहां पर आपको दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल लोड बोथ फिक्स, फिक्स एंड हिंज, बोथ हिंज, फिक्स एंड फ्री। अब इसी में अगर हम रेशियो की बात करें, जैसे यहां पे ये बात कंक्लूजन है कि बोथ फिक्स, तो बोथ फिक्स अगर करोगे तो क्या लिखोगे? पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपान एल इफेक्टिव, और एल इफेक्टिव बोथ फिक्स के केस में क्या करोगे? L/2 का होल स्क्वायर। ऐसे अगर आप करो कि P फिक्स एंड हिंज, फिक्स एंड हिंज, तो इस केस में आप करोगे पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, और फिक्स एंड हिंज के केस में L/√2 करोगे का होल स्क्वायर। तो ये आपका 4 टाइम्स ऑफ कुछ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कुछ। तो ओवरऑल क्या बचेगा? इन दोनों का रेशियो 2 ही तो आएगा। ये कुछ मतलब कोई कांस्टेंट मान लो, तो ये जो होगा ये क्या है? ये जो है ये इसका ट्वाइस है कि नहीं? बोथ फिक्स में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, बोथ फिक्स में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो फिक्स एंड हिंज की तुलना में दुगनी होगी। बोथ फिक्स में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो बोथ हिंज की तुलना में 4 गुनी होगी। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये है कितना? ये है पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपान एल स्क्वायर, अपान एल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो बोथ फिक्स का जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ बोथ एंड हिंज का होगा। बोथ फिक्स जो होगा वो फिक्स एंड फ्री का 16 टाइम्स ज्यादा लोड कैरी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बोथ फिक्स जो है वो फिक्स एंड फ्री का 16 टाइम्स ज्यादा कैरी कर सकता है, 16 गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसे क्रिटिकल लोड है तो यह पाई स्क्वायर ई अपान लैम्डा स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई अपान क्या आ गया? लैम्डा स्क्वायर। बकलिंग स्ट्रेस की बात की गई ना, तो स्ट्रेस जो होगा वो आपका पी वाई ए होगा। एंड पी वाई ए अभी अभी बता चुके हैं, इसलिए इस पर बहुत फोकस नहीं है। पी वाई ए इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपान लैम्डा स्क्वायर, एंड क्रिटिकल लोड और बकलिंग लोड इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई नहीं, आई मिनिमम अपान एल इफेक्टिव स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं कि चाहे क्रिटिकल स्ट्रेस हो, चाहे आपका क्रिटिकल लोड हो, वो लैम्डा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा स्क्वायर की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा लैम्डा होगा उतना क्रिटिकल लोड या क्रिटिकल स्ट्रेस कम होगा, और उतना ही फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये आपका कोई इंड्यूस स्ट्रेस नहीं, ये वह स्ट्रेस है जो कोई मटेरियल वियर कर सकता है विदाउट बकलिंग फेल्यूर। ये एक ऐसा लोड है जो कोई मटेरियल सह सकता है विदाउट बकलिंग फेल्यूर। क्लियर हो रहा ना? एकदम सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, अब यहां पर अगर हम बात करें, ये के आपका रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं है, ये कोफिशिएंट है। के क्या है? कोफिशिएंट है, सॉरी रेडियस ऑफ जायरेशन है। फिर से मिसिंग के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। के व्हाट इज के? के इज द
रेडियस ऑफ जायरेशन लिख भी लीजिएगा, नहीं तो आप भी मिस कंफ्यूज रहेंगे। रेडियस ऑफ जायरेशन, व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन? तो रेडियस ऑफ जायरेशन कोई एक ऐसी डिस्टेंस है, कोई एक काल्पनिक डिस्टेंस है जिसके स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, जिसके स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एरिया से, तो हमें मिल जाता है चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, जैसे रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ेगा, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे इससे रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ेगा, सिलेंडरनेस रेशियो घटेगा। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, एल इफेक्टिव अपॉन के मिनिमम। तो अगर आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, कैसे भी आप एरिया इस तरह बढ़ाइए कि रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़े, तो रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ने पर इफेक्टिव लेंथ घटेगा, क्रिटिकल लोड बढ़ेगा, बकलिंग के फ्रीक्वेंसी, बकलिंग के चांसेस, द चांसेस ऑफ बकलिंग घटेगी, बकलिंग के चांस कम होंगे। जैसे रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ेगा, आपका सिलेंडरनेस रेशियो घटेगा, पीसीआर जो होगा, क्रिटिकल लोड ज्यादा होगा, लोड ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा लोड सह सकता है, और बकलिंग की फ्रीक्वेंसी घटेगी, और रेजिस्टेंस ऑफ बकलिंग बढ़ जाएगी कि अब ये बकल को ज्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है, आसानी से बकल नहीं हो रहा। अगला, अगर रेडियस ऑफ जायरेशन घटे, तो रेडियस ऑफ जायरेशन घटेगा तो आपका ये थोड़ा सा उल्टा बना हुआ एरो, इसको आप सही कर लीजिएगा। अगर रेडियस ऑफ जायरेशन घटता है, अगर रेडियस ऑफ जायरेशन आपका क्या हो रहा है, घटता है, तो सिलेंडरनेस रेशियो आपका बढ़ेगा, सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ेगा। एक बात, आप बुकलेट अगर प्रिंट करा लिए तो बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है। रेडियस ऑफ जायरेशन घटेगा, लेमडा बढ़ेगा, और लेमडा बढ़ने का मतलब ही हुआ, लेमडा बढ़ने का मतलब ही हुआ कि क्रिटिकल लोड घटेगा, बकलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस टू बकलिंग जो होगा वो कम हो जाएगा, बकलिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ऐसे शॉर्ट कॉलम के लिए क्रिटिकल लोड सबसे ज्यादा आता है, मीडियम कॉलम के लिए क्रिटिकल लोड बीच में, और लॉन्ग कॉलम के लिए क्रिटिकल लोड सबसे कम आता है। और लॉन्ग कॉलम की क्रिटिकल लोड सबसे कम आने का कारण है इफेक्टिव लेंथ, और फिर सिलेंडरनेस रेशियो का कम बढ़ जाना। अब देखिए, लॉन्ग कॉलम में सबसे कम क्रिटिकल लोड होता है, इसका मतलब लॉन्ग कॉलम की बकलिंग फेल्यूर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेमडा जो है शॉर्ट कॉलम का सबसे कम, मीडियम कॉलम का उससे ज्यादा, और लॉन्ग कॉलम का सबसे ज्यादा। सिलेंडरनेस रेशियो अब ये कोई नई चीज नहीं, ये सबको पता है कि शॉर्ट के लिए लेस देन 30, मीडियम्स के लिए आपका 30 to 120, और ये फिर आपका हो गया ग्रेटर देन 120। फेल्यूर ऑफ मीडियम कॉलम्स, फेल्यूर ऑफ मीडियम कॉलम्स। अब मीडियम कॉलम का फेल्यूर क्या होगा, तो डिजाइन बाई पीसी एंड पीई बोथ। देखिए, अगर शॉर्ट कॉलम है तो बकलिंग आपका बहुत ज्यादा होगा, बकलिंग फेल होने के चांस की बात ही नहीं। अगर लॉन्ग है तो उनका क्रशिंग बहुत कम होगा और बकलिंग बहुत ज्यादा, सॉरी, क्रशिंग बहुत ज्यादा होगा और बकलिंग कम होगा, तो उसमें फिर क्रशिंग की बात नहीं। पर मीडियम कहां जाए, तो मीडियम के लिए एक रैंकाइन ने फार्मूला डेवलप किया। रैंकाइन ने कहा, रुको यार, रुको, काहे टेंशन ले लो, हम दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, वी विल कंसीडर द क्रशिंग एज वेल एज बकलिंग इन आवर फार्मूला। तो उन्होंने एक नया स्टेप निकाल दिया कि उन्होंने क्रशिंग और बकलिंग दोनों को कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो डिजाइन बाय पीसी एंड पीई बोथ। पीई, व्हाट इज पी, नॉट इलास्टिक लोड, इट इज आइलर लोड, इट इज आइलर लोड। तो रैंकाइन फार्मूला इज बेस्ट,
और ये ध्यान रखिएगा, रैंकाइन फार्मूला बेस्ट नहीं, रैंकाइन फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जो सबके लिए बेस्ट है, लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी और मीडियम के लिए। एक बात और, आइलर फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम, बकलिंग फार्मूला, बकलिंग फेल्योर इज ओनली वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम। तो आइलर केवल और केवल लॉन्ग के लिए है, जबकि रैंकाइन फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल। रैंकाइन फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल, सबके लिए वैलिड है, मतलब सबके कौन, शॉर्ट के लिए भी, मीडियम के लिए भी और लॉन्ग। कैसे बताएंगे? तो ये जो फेल्योर ऑफ मीडियम कॉलम्स होगा वो पीसी और पी दोनों के कारण होगा। रैंकाइन फार्मूला इज बेस्ट ऑल्सो सुटेबल फॉर एनी कॉलम, अंडरलाइन इसको करिए, ऑल्सो सुटेबल फॉर एनी कॉलम, किसी भी कॉलम के लिए सुटेबल है। एग्जाम्पल मीडियम कॉलम्स लाइक कनेक्टिंग रॉड ऑफ आईसी इंजन। तो मीडियम कॉलम की बात करें तो कनेक्टिंग रॉड आपका आईसी इंजन का है, उसमें अब रैंकाइन ने सजेस्टेड क्या, रैंकाइन सजेस्टेड दैट क्रिटिकल लोड फॉर इंटरमीडिएट कॉलम इज पी एंड गिवन बाई 1/P इक्वल टू, बस रैंकाइन ने कुछ नहीं किया, अब हमारा जो लोड है ये क्रिटिकल लोड है और ये क्या है 1/PC प्लस 1/PCR, क्रिटिकल लोड। अब ये जो P बताएंगे, ये लोड ऐसा लोड होगा, आप ये ध्यान रखिए, ये लोड ऐसा लोड होगा जो कोई कॉलम बिना किसी फेल्योर के, ना तो क्रश ना तो बकल, बिना किसी फेल्योर के वियर कर सकता है। अच्छा एक बात सोचिए, अगर इस फॉर्मूले की हम बात करें, उन्होंने सिंपल सा कुछ नहीं किया भाई, उन्होंने बताया 1/P जो होगा हमारा वो 1/PC, PC मतलब क्रशिंग लोड, प्लस 1/PCR क्रिटिकल लोड, ये होगा। अब अगर हम इसी में बात करें कि शॉर्ट कॉलम, जैसे शॉर्ट बोले ये तो बहुत ज्यादा हो गया, फॉर शॉर्ट, जैसे आपने शॉर्ट कॉलम बोला, जैसे शॉर्ट कॉलम मतलब पीसीआर आपका बहुत ज्यादा हो गया, क्रिटिकल लोड बहुत ज्यादा हो गया, और जब क्रिटिकल लोड बहुत ज्यादा हो गया तो आप इसको अप्रोक्सीमेट जीरो बोल सकते, और जैसे अप्रोक्सीमेट तो क्या P इक्वल टू PC आ गया कि नहीं, P इक्वल टू क्या आ गया, लगभग PC। जैसे किसी ने कहा फॉर लॉन्ग कॉलम्स, फॉर लॉन्ग कॉलम्स, जैसे आप लॉन्ग कॉलम बोलेंगे तो उस केस में पीसी आपका पीसीआर की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब पीसी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पी ऑलमोस्ट इक्वल टू, पी ऑलमोस्ट इक्वल टू पी क्रिटिकल के बराबर आ जाएगा कि नहीं। तो लॉन्ग कॉलम के लिए जो इफेक्टिव, अब इसीलिए रैंकाइन सबके लिए वैलिड है, इसीलिए रैंकाइन क्या है, सबके लिए वैलिड है। अगर लॉन्ग कॉलम है तो क्रिटिकल लोड कम होगा, क्रशिंग ज्यादा हो जाएगा और पी क्रिटिकल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा। जब शॉर्ट कॉलम की बात करेंगे उसमें क्रिटिकल लोड बहुत ज्यादा होगा, फिर ये टर्म जीरो हो जाएगा, पीपीसी के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो उस सिचुएशन में ये सबके लिए, और मीडियम कॉलम्स के लिए क्यों, कोई भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, दोनों कंपेरेबल होंगे, तो 1/P इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PCR। बात समझ में आ रही है ना? अब इसी में ध्यान से देखें तो आपका P जो आएगा वो P, अब एलसीएम लेंगे तो P ये आ जाएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल टू PC प्लस PE और PC प्लस P। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो P इक्वल टू जो होगा वो PE आइलर, PE जो है, नहीं सॉरी PE कॉमन ले लो, यहां से PC रहने दो, और यहां पर 1+PC/PE, कोई डाउट तो नहीं किसी, हमने इसमें PE कॉमन ले लिया, हमने क्या ले लिया, PE आइलर वाला PE कॉमन ले लिया। जब आप PE कॉमन लेंगे तो यहाँ PC/P और यहाँ 1 बचेगा, और जो PC है, जो आपका PC है वो सिग्मा कंप्रेसिव इनटू A है, PC जो है वो अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू A है, और ये 1 प्लस ये अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू A है, और यहां से PE अगर हम देखें, PE अगर हम देखें तो ये पाई स्क्वायर EA अपान लैम्डा स्क्वायर, पाई स्क्वायर EA अपान
लैम्डा स्क्वायर। तो ए ए यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली जो आपका P इक्वल टू आएगा, जो P इक्वल टू आएगा वो P इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा C इंटू ए अपान 1 प्लस सिग्मा C अपान पाई स्क्वायर ई इंटू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल फार्मूला आएगा। आप ध्यान देखिए, यही आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है। सिग्मा सी क्या है, अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहां से आपका फाइनली जो आएगा वो आपका आएगा P इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए अपान 1 प्लस सिग्मा सी अपान पाई स्क्वायर ई, सिग्मा सी अपान पाई स्क्वायर ई इंटू लैम्डा स्क्वायर, इंटू लैम्डा स्क्वायर। अब हमने क्या माना कि इस ए को, इस सिग्मा सी अपान, इंपॉर्टेंट बात है, यहां से थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं, सिग्मा सी अपान पाई स्क्वायर ई को हमने मान लिया क्या, ए, एक अलग कांस्टेंट, एक अलग कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, ए आपका सिग्मा सी क्या, अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कि मैटेरियल का फिक्स होगा भाई, इससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। तो सिग्मा सी अलाउबल कंप्रेसिव और पाई स्क्वायर ई, ई भी आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये दोनों किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होंगे, सिग्मा सी और ई दोनों किसी न किसी मटेरियल के लिए क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो एक अलग कांस्टेंट, तो फाइनल जो फार्मूला आया वो ये आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको सब लोग नोट करके रखेंगे कि P इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए अपान 1 प्लस ए लैम्डा स्क्वायर, सिग्मा सी इंटू ए अपान 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना, क्लियर होगा आई थिंक। और ए का मान जो कि यहां पे लिखा हुआ ए इक्वल टू सिग्मा सी अपान पाई स्क्वायर ए, पी इक्वल टू आपका आया सिग्मा सी इंटू ए अपान 1 प्लस ए लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और ए का मान, ए व्हाट इज ए, ए इक्वल टू है सिग्मा सी अपान पाई स्क्वायर ई, बट दिस इज नॉट कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। ए को हम फार्मूले से कैलकुलेट ही नहीं करते, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई, क्योंकि अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका अलाउबल है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। और ए का मान स्टील के लिए जो होता है वो 1/7500, ये कांस्टेंट वैल्यू है भाई। ये भी आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी आपकी मैटेरियल प्रॉपर्टी, ये भी आपकी मैटेरियल प्रॉपर्टी। तो ये आप कैलकुलेट नहीं करते, ये आप हमेशा जानते हैं। तो स्टील के लिए 1/7500 होता है और ये 1/1600 होता है, और अल्टीमेट यही आपका अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, तो स्टील का अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो 330 होता है, कास्ट आयरन का 560 होता है। ये ध्यान रखिएगा, कास्ट आयरन का क्या होता है, 560 होता है। क्लियर, सिग्मा सी अपन पाई स्क्वायर ई। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जो मीडियम कॉलम्स के लिए लोड आया जो बिना किसी फेल्योर के, वो आया सिग्मा सी इंटू ए अपान 1 प्लस ए लैम्डा स्क्वायर, और दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम। ठीक है, तो अब हमारे ख्याल से इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सीरीज करेंगे, इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, कंबाइंड लोडिंग का केस होगा। उसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे, स्ट्रेन एनर्जी एंड स्प्रिंग्स। ठीक है, तो अब हम सब लोग सोम को काफी क्लोज हैं कंप्लीट करने के। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें, आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई रेगुलर करते रहें। ठीक है, थ्योरी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई बातों के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।